हाय एवरीवन। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है पढ़ाने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आर्टिकल 13। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा उनको पता होगा आर्टिकल 13 कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली अगर आप जुडिशरी के लिए जा रहे हो तो आप छोड़ दो, मतलब आप छोड़ नहीं सकते इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको एक ब्रीफ बताती हूँ आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 कुछ लॉज के बारे में बात करता है, उन लॉज के बारे में बात करता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। अब ये जो लॉज होंगे ये तुम्हारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो सकते हैं या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो सकते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कौन से होंगे? जो कि हमारे इंडिया की टेरिटरी में फोर्स में था इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कौन से होंगे? जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद, फोर्स में आने के बाद वो लॉज एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो तुम्हारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होते हैं। ठीक है। और अब आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि लॉज में क्या क्या आएगा? क्या सिर्फ वो लॉज आएंगे जो हमारे पार्लियामेंट से बनकर आते हैं कि और भी कुछ इसमें आ सकता है? बिल्कुल। अगर आप आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है। सिर्फ इनैक्टेड लेजिस्लेशंस इसमें नहीं आते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी का बाय लॉ है, कोई नोटिफिकेशन है विच वायलेट्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, तो वो भी आपका वर्ड जो लॉ है वो कवर कर रहा है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको और अच्छे से आगे बताऊंगी। ठीक है। तो आर्टिकल 13 का जो मार्जिनल नोट है वो ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक। आर्टिकल 13(1) जो है वो बेसिकली आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के साथ डील करता है, और आर्टिकल 13(2) जो है आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के साथ डील करता है। एक्चुअली 13 जो है काफ़ी वाइड है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। मेरे 2 वीडियोज़ आएंगे। एक तो आपको पहले 13 में बेयर एक्ट से समझाऊँगी, और दूसरा जो है 13 से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स आए हैं उनको भी बताना है। ठीक है। बेसिकली 3 डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन डॉक्ट्रिन्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी उसको। तो 13(1) जो है मैंने आपको बोला प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है। वो सारे लॉज जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले इंडिया की टेरिटरी में फोर्स में थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन फोर्स में आते ही टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी वॉइड हो जाएंगे इफ़ दे वॉयलेट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आता है। ठीक है। तो वो सारे लॉज जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले इंडिया की टेरिटरी में फोर्स में थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद फोर्स में आने के बाद अगर वो पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, तो फिर वो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकन्सिस्टेंसी विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक। पूरी तरीके से वॉइड नहीं होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी वॉइड होगा। ठीक। इसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, जो ये आप वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डॉक्ट्रिन्स कवर करूँगी। फिर क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। क्लॉज 2 जो है वो आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद जो लॉज इनैक्ट होते हैं, अगर वो किसी भी हमारे पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो फिर वो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉइड हो जाएगा। ठीक। तो मतलब इसमें बस ये बोल दिया गया है कि स्टेट को ऐसा लॉ ही नहीं बनाएगा जो अब्रिज करता हो या फिर वॉयलेट करता हो पार्ट 3 के प्रोविजंस को, और अगर ऐसा कोई लॉ इनैक्ट होता है, स्टेट ऐसा कोई लॉ इनैक्ट करती है, तो फिर वो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक। इसमें हाँ, तो बस 2 ही चीज़ें हैं कि क्लॉज 1 में आपका वर्ड जो यूज़ किया गया इनकन्सिस्टेंसी है, क्लॉज 2 में जो वर्ड यूज़ किया गया कॉन्ट्रावेंशन है। इनका कोई अलग अलग आपको मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मोर और लेस दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक।
Clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory the force of law. तो क्लॉज 3 में अब लॉ का मतलब समझाया गया है. जैसे मैंने आपको बताया कि वो 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज. अब लॉ का डेफिनेशन आपको क्लॉज 3 में मिल रहा है. लॉ में आपका क्या क्या चीज़ कवर होगा. सिर्फ इनैक्टेड लेजिस्लेशंस नहीं आएंगे, वो लेजिस्लेशन सिर्फ नहीं आएंगे जो कि पार्लियामेंट इनैक्ट कर रहा है. इनफैक्ट अगर कोई यूनिवर्सिटी या फिर म्यूनिसिपल बॉडी कोई ऐसा नोटिफिकेशन, बाय लॉ, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन इनैक्ट करती है जो कि पार्ट 3 के प्रोविजंस को वॉयलेट करता है, तो वो भी वर्ड लॉ के अंदर कवर होगा. ठीक है, एक बस वर्ड आपको ध्यान में रखना है, हैविंग इन द टेरिटरी द फोर्स ऑफ लॉ. वो फोर्स में आ चुके हों हमारे इंडिया की टेरिटरी में, तो फिर वो सारी चीज़ें, जैसे ऑर्डिनेंस कौन प्रोमulgate करता है आपको पता है, प्रेसिडेंट करता है. तो अगर प्रेसिडेंट भी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करता है जो कि पार्ट 3 के प्रोविजंस को वॉयलेट करता है, इट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट्स. तो आर्टिकल 13 बेसिकली जुडिशल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है इंडिया में. ठीक है, पावर हमारा जुडिशल रिव्यू का दिया है 226 और 32 में. 226 में हाई कोर्ट को दिया गया है और 32 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है. लेकिन जुडिशल रिव्यू होगा इंडिया में, ये आपका पूरा 13 में ही है. ठीक है, और जुडिशल रिव्यू पास्ट लेजिस्लेशंस का भी होगा. पास्ट लेजिस्लेशंस मीन्स दोज लॉज which were in force in the territory of India before this constitution came into force, और present legislations का भी होगा which came into force within the territory of India after the commencement of the constitution. उसके बाद clause 4 important है, बहुत important है. इसमें है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368. क्लॉज 4 का पहले तो आप अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, इंसर्ट किया गया था क्लॉज 413 में. तो इसका अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम्स में. तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू इस क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया आर्टिकल 13 में. फिर ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368. 368 के तहत अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पे आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा. ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू रह चुका है इंडिया में, विच हैज़ नाउ बीन रिजॉल्व्ड, सेटल्ड बाय द जुडिशरी. लेकिन ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू रह चुका है. आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस सुना होगा, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ये सारे केसेस सिर्फ इस क्लॉज से रिलेटेड है. ठीक है, तो मतलब ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको अपने, शायद मेरा एक 3rd वीडियो भी आएगा मुझे लगता है इस टॉपिक पे, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए अभी तो कि 368 में अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है, ठीक, भले ही उससे कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीन ली जा रही है या फिर उस फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया जा रहा है, उस पर आर्टिकल 13 नहीं अप्लाई होगा. मतलब लॉ जो शब्द यूज़ किया गया है आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में, उसमें अमेंडमेंट वर्ड जो है उसको कवर नहीं किया गया है. अगर मान लीजिए अगर अमेंडमेंट वर्ड भी कवर हो रहा होता, तो मतलब आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट ही नहीं कर पाती जिसके थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट को वो ले लेती, हमसे छीन सकती या फिर अमेंड कर सकती. कर ही नहीं सकती पार्लियामेंट. ठीक है, तो इसीलिए बहुत बड़ा डिबेट हुआ था जिसके थ्रू ये बोल दिया गया कि 368 में आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड. तो 368 में आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो. ठीक है, और उसके ऊपर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा. इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी अपने अपकमिंग वीडियोज़ में. ठीक है, तो दैट इज़ सफिशेंट फॉर आर्टिकल 13 फ्रॉम द बेयर एक्ट फॉर टुडे.